देखो कल हमने बेसिकली जेडीबीसी के बारे में पढ़ा था, बेसिक चीजें समझी थी क्या होता है जेडीबीसी। आज हम उसका प्रैक्टिकल करेंगे, समझेंगे किस तरह से यूज करेंगे प्रैक्टिकली। माई एसक्यूएल से हम कनेक्शन बना के देखेंगे कि माई एसक्यूएल सबसे ज्यादा यूज होने वाला हमारे पास डेटाबेस है नॉर्मली जो हम यूज करते हैं, उससे हम किस तरह से अब कनेक्ट करेंगे अपने जावा की एप्लीकेशन को, वो समझेंगे। ठीक है, तो आपको ड्राइवर बताए थे कल, 4 टाइप के ड्राइवर थे। टाइप 1 2 3 4। ठीक है, 4 टाइप में हमारे पास थिन ड्राइवर था, तो उसी का हम यूज करेंगे और फिर हम कनेक्शन क्रिएट करेंगे। देखो कनेक्शन क्रिएट करने के लिए हम देखो मैनुअली भी बना सकते हैं, जैसे अभी हम नोटपैड से पढ़ रहे थे, लेकिन आपको थोड़ी चीजें और भी समझ में आ जाए चीजों का, प्रोजेक्ट लेवल पे हम कैसे काम करते हैं। ये तो बेसिक चीजें समझने की थी कि हम नोटपैड पे करके कंपाइल करा लेते थे सीएमडी पे करके। हमको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स जो है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के जो आईडी सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको यूज करना भी आना चाहिए। तो हम ने आपको बताया था कि नेटबीन के बारे में हम करेंगे। नेटबीन में हम किस तरह से करते हैं, तो ये अपाचे नेटबीन है, इसकी आईडी ही है ये लेटेस्ट वाली 12.6। इसमें हम किस तरह से अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे वो हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो आप ये अपाचे टॉम कैट ओपन कर लेंगे। अब वर्जन है इसका जो लेटेस्ट वाला, तो ये है, अगर किसी के पास पुराना होगा तो उसमें अलग तरीके का भी हो सकता है। ठीक है, तो उसका इंटरफेस अलग भी हो सकता है। इसका इंटरफेस में यहाँ पर रिसेंट प्रोजेक्ट होते हैं, कोई प्लगइन हमें इंस्टॉल करना तो वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, और बेसिकली कोई फीचर्स वगैरह वो यहाँ पे आते रहते हैं। इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं तो वो व्हाट इज न्यू में आ जाते हैं, वो आपको मतलब कि इतनी सारी चीजें भी नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाना सीखेंगे। यहाँ पर जब भी हम कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे तो प्रोग्राम एक प्रोजेक्ट के थ्रू काम करेगा। चाहे आप सिंगल प्रोग्राम भी बना रहे, वो भी एक प्रोजेक्ट का पार्ट होगा हमारे पास। तो किस तरह से प्रोजेक्ट बनाएंगे आप, कंसोल एप्लीकेशन से लेके नॉर्मल। ठीक है, आप जो है यहाँ पर EJB तक के किसी भी तरह की बना सकते हैं, कंसोल एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, इंटरप्राइज एप्लीकेशन, EJB एप्लीकेशन, किसी भी टाइप की एप्लीकेशन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर जो हमारे पास मेन्यू बार दिया हुआ है, यहाँ पे फाइल में हमें जाना है सबसे पहले, और फाइल में आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो फाइल में जब जाते हैं तो न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन हमें मिलता है। यहाँ से हमारे पास प्रोजेक्ट की कैटेगरी आपको देखने को मिलेंगी। प्रोजेक्ट की कैटेगरी जो है, यहाँ पे अलग अलग तरह की कैटेगरी है, और उन कैटेगरी में भी अलग अलग तरह के फिर प्रोजेक्ट हैं। ठीक है, जैसे जावा विद मेविन, जावा विद ग्रेडल, जावा विद एएनटी, HTML5, जावास्क्रिप्ट, C++, PHP। ठीक है, मतलब आपको अगर C++ के भी प्रोग्राम बनाने हैं तो आप जो है इस नेटबीन में बना सकते हैं। अगर आपके पास टर्बो C नहीं है तो यहाँ से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर HTML जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम भी बन जाते हैं, और इसके अंदर जो है जावा के मेनली हमारे पास बनेंगे ही, और यहाँ पे PHP के भी हैं, और कुछ सैंपल हैं यहाँ पर बने हुए ANT से HTML के, PHP के यहाँ पे कुछ प्रोग्राम इसमें पहले से ही बने हुए हैं, सैंपल के तौर पे, डेमो के तौर पे आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अभी हमारे पास यहाँ पे ये 3 चीजें हैं जावा में जो हमें दिखाई दे रही, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। क्योंकि हम जब प्रोजेक्ट बना रहे तो प्रोजेक्ट में भाई हमें तो ये पता है कि हमें जावा का प्रोजेक्ट बनाना, लेकिन ये जावा विद मेविन क्या है, जावा विद ग्रेडल क्या है, और एएनटी, यानी ये मेविन, ग्रेडल और एएनटी है क्या, इनका भी तो पता होना चाहिए। तभी तो हमें पता चलेगा हम कौन सा टाइप सेलेक्ट करें, क्या है ये, क्यों लिखे हुए हैं, खाली जावा ही लिखा रहता है या ऐसा लिखा रहता है जावा कंसोल, जावा डेस्कटॉप, जावा ऐसा लिखा रहता है, लेकिन यहाँ पे ये है। लेकिन आप देखो जब जावा मेविन पे भी आप क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे जावा एप्लीकेशन, फ्रंट एंड एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, EJB, इंटरप्राइज, ठीक है, तो यहाँ पर भी पॉम प्रोजेक्ट वगैरह ये सारे हैं।
और ग्रेडल में जा रहे वहां पे एप्लीकेशन क्लास लाइब्रेरी वेब एप्लीकेशन यहाँ पे भी बन जा रही है हमारे पास, फ्रंट एंड एप्लीकेशन भी बन जा रही है। एएनटी पे जा रहे हैं, इसमें भी जावा एप्लीकेशन क्लास लाइब्रेरी वगैरह ये सब है। ठीक है, तो बेसिकली सब में ही आप देख रहे हैं यहाँ पर जो जावा एएनटी में वे ग्रेडल में भी आपको दिख रहे हैं एप्लीकेशन लाइब्रेरी ये सारी चीजें, और मेवन में ये इतनी सारी चीजें हैं। तो ये क्या है यहाँ बेसिकली इनका मतलब क्या है? तो देखो बेटा, आपने हमने जब वेब डिजाइनिंग पढ़ी थी, आपने पढ़ी होगी सब में, वेब डिजाइनिंग में आपको पढ़ाया था कि जब हम डिजाइनिंग करते हैं तो कुछ फ्रेमवर्क का यूज करते हैं। ठीक है, वेबसाइट बनाने के लिए कुछ फ्रेमवर्क का यूज करते हैं। तो जैसे आपको बताया था कि अगर हमको वेबसाइट बनानी है, डिजाइन करना है, वो सही तरह से रेस्पॉन्सिव हो, तो कौन से फ्रेमवर्क का हम यूज करते हैं? कोई बताओ किसी एक फ्रेमवर्क का नाम जो रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए यूज करा जाता है। बूटस्ट्रैप। नेटबीन्स? नेटबीन्स बेटा क्या आईडी अभी खोल रहे हैं, नेटबीन बता रहे, रोहित ने बताया जैसे बूटस्ट्रैप। ठीक है, तो बूट स्ट्रैप हमारे पास जो है फ्रेमवर्क होता है, वहां पर हम यूज करते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं जो हमको डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। जब हम यहाँ पे नेटबीन जो हमारी आईडीई है इसके अंदर हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए देखो हमारे पास प्रोजेक्ट में हमें कोड लिखना होगा, कोड को कंपाइल करना होगा, उसको इंटरप्रेट करना होगा, उसकी लिंकिंग करनी होगी, जार फाइल भी की भी जरूरत पड़ती है हमको। ठीक है, तो एक्सटर्नल चीजों से भी लिंक करना। फिर प्रोजेक्ट में बहुत सारे हमारे पास अलग अलग तरह की फाइल होती हैं, एक्सएमएल भी होता है, एचटीएमएल भी होता है, अगर वेब के बनाते हैं तो वो अलग अलग तरह की चीजें होती है। उन सबको कैसे लिंक करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, किस फोल्डर में कौन सा रखा जाएगा कि वो हमारे पास इजीली एक्सेसिबल हो जाए, तो उनको मैनेज करने के लिए यहाँ पे कुछ टूल्स हैं। ठीक है, तो डेवलपमेंट जो हमारे पास यहाँ पे टूल्स हैं किसी भी प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए जो हम यूज करते हैं, तो वही है हमारे पास ये एएनटी, मेवन और ग्रेडल। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप पुराने वर्जन देखेंगे अगर नेटबीन के, तो वहां पर आपको एएनटी इस टाइप के मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, एएनटी टाइप के। तो ये पहले एएनटी, फिर मेवन और फिर ग्रेडल जो है इस सीरीज में हमारे पास ये है। एएनटी जो है, एएनटी का मतलब होता है अनादर नीट टूल। ये एक टूल होता है बेसिकली, इसको हम बिल्ड टूल या टूल बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, एएनटी जो है हमारे पास एक बिल्ड टूल या टूल बॉक्स की तरह काम करता है। तो एएनटी का मतलब यहाँ पे देखो लोगो, तो अगर आप देखें इसका एएनटी का, तो लोगो में तो हमारे पास एक आंट यानी चींटी की तरह है, लेकिन एएनटी की अपने आप में एक फुल फॉर्म होती है। यहाँ पे इसका मतलब होता है अनादर नीट टूल। ठीक है, और ये एक बिल्ड टूल होता है बिल्ड करने के लिए। बिल्ड का मतलब होता है जब हम किसी अपने प्रोग्राम को कंपाइल वगैरह करते हैं तो उसको हम बिल्ड करना बोलते हैं बेसिकली वहां पर। ठीक है, तो बेसिकली बिल्ड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे हम बिल्ड क्लीन वगैरह ये सब करेंगे, हम यूज करते हैं एएनटी का। ठीक है, प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए इसके अंदर काफी टूल होते हैं, तो इसको हम टूल बॉक्स भी बोलते हैं एक तरह से। तो ये तो हमारे पास एक तरह से टूल है। एएनटी क्या है हमारे पास? टूल है। किस चीज का? बिल्ड टूल। इसका का मतलब है ये है हमारे पास बिल्ड टूल। अगर आपको एक सेंटेंस में बताना कि एएनटी क्या है, तो एएनटी एक बिल्ड टूल है। ठीक है, ऐसे ही अगर मेवन की बात करें हम कि मेवन क्या है, तो मेवन जो है एक हमारे पास ऑटोमेशन टूल है। ठीक है, ये हमारे पास एक ऑटोमेशन टूल है जो प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल यानी पॉम पे काम करता है। इसके अंदर आप देखोगे तो पॉम टाइप की चीजें यहाँ पे ये लिखी हुई हैं। ये सबसे लास्ट में आप देख पा रहे होंगे पीओएम, पॉम प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये पॉम के बेस पे काम हमारे पास करता है। पॉम का मतलब होता है हमारे पास प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल।
ठीक है। तो ये हमारे पास एक ऑटोमेशन टूल है, इसके अंदर प्रोजेक्ट को बिल्ड करने की, कंपाइल करने की, लिंक करने की, ये तो सब फैसिलिटी होती है, साथ के साथ टेस्टिंग करना, उसका डॉक्यूमेंटेशन करना, ये सारी चीजें कर देता है ये। ठीक है। तो ये हमारे पास एक ऑटोमेशन टूल है जिसमें टेस्टिंग भी हो जाती है, लिंकिंग भी हो जाती है, ठीक है, बिल्ड भी हो जाता है, सारा वो कर लेते हैं हम इसमें। तो ये एक ऑटोमेशन टूल होता है, या हम बोल सकते हैं ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है एक। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल। जैसे ये एक बिल्ड टूल है, ये पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए यूज होता है मैविन। एक है हमारे पास ग्रेडल। तो ग्रेडल जो है ये हमारे पास जो है ओपन सोर्स बिल्ड ऑटोमेशन टूल है। ठीक है, ये भी हमारे पास बिल्ड ऑटोमेशन टूल, इसको बोलते हैं हम बिल्ड ऑटोमेशन टूल। ठीक है, ये मेविन से भी और एडवांस चीजें इसके अंदर रहती हैं, हमारे पास अलग अलग लैंग्वेज का यूज करता है। ठीक है, तो इनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि कौन से टूल होते हैं। जनरल उसमें भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर भी पूछ लिए जाते हैं, इस तरह के जो सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट पढ़ते हैं हम, उसमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारे पास मेवन है, जब इस पे आप क्लिक कर रहे हैं तो नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है कि ए मेवन पॉम पैकेजिंग प्रोजेक्ट यूजेबल एज ए पेरेंट एंड और एग्रीगेट फॉर अदर मॉड्यूल। ठीक है, यहाँ पे पॉम पे क्लिक कर रखा था, अभी हम यहाँ पे जावा एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं क्योंकि ये सबसे बेसिक है इसमें। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास लिखा हुआ है नीचे कि ए सिंपल जावा एससी, ठीक है, एप्लीकेशन यूजिंग मेवन। ये जो हमारे पास जावा एप्लीकेशन अगर हम मेवन के अकॉर्डिंग बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो मेवन के अकॉर्डिंग एक सिंपल जावा एससी एप्लीकेशन बनेगी जैसी अभी तक हमने बनाई है। ठीक है, जो भी हमने जावा में किया वे सब एससी एप्लीकेशन ही थी वहां पर नॉर्मली हमारे पास। और यू कैन रिकमेंडेड टू बिगिन हियर इफ यू आर न्यू टू जावा। तो अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से सीख रहे हो जावा को बेसिक लेवल से, या नेट बीन को भी, तो आपको जावा एप्लीकेशन से शुरू करना होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर ग्रेडल पे जाते हैं तो ग्रेडल पे भी जावा एप्लीकेशन है, तो ये सिंपल जावा एससी एप्लीकेशन बनाता है ग्रेडल प्रोजेक्ट में। इसमें हमारे पास एक मेन क्लास भी बन जाती है। ठीक है, उसके थ्रू करते हैं। और एएनटी में भी जाएंगे तो ये हमारे पास ये भी एससी एप्लीकेशन बना रहा, जावा एप्लीकेशन एससी एप्लीकेशन होती है, स्टैंडर्ड है हमारे पास एडिशन में। तो यू कैन आल्सो जनरेट द मेन क्लास इन प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट, और ये हमारे पास बिल्ड करने के लिए काम करता है। तो हम इनके बारे में देखो, थोड़ा सा मैंने इनके बारे में लिखा है यहाँ पे, आपको समझा देता हूँ मैं, आप इसको नोट कर लेना फिर। जैसे आप वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे नोट्स वाला ऑप्शन आप देखेंगे, तो इसके अंदर इन टूल्स के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले अगर हम एएनटी टूल के बारे में बात करें तो क्या है एएनटी टूल। यहाँ पर आप देखेंगे जो अभी आपको बताया कि एएनटी मतलब अपाचे ने ये बनाया है, अपाचे नेटबीन में हम यूज कर रहे हैं, अपाचे का है ये भी, अपाचे फाउंडेशन का। तो अनादर नीड टूल इसकी फुल फॉर्म है, ये एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है जो अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन ने स्टार्ट किया था। इसके अंदर जावा की कुछ लाइब्रेरी होती हैं और कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, उसके टूल्स हैं। ये यूज करा जाता है ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर बिल्ड प्रोसेस के लिए, यानी कंपाइल करना, रन करना, टेस्टिंग करनी, असेंबलिंग करनी हमें जावा की एप्लीकेशंस की, उनके लिए हम इसको यूज करते हैं। ये टूल जो है 19 जुलाई 2000 को रिलीज किया था जो है अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन ने। इसका मेन क्या है यहाँ पे, किस तरह से ये काम करता है, तो देखो जैसे यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं कि ये एक टूल बॉक्स की तरह काम करता है, ये एक बिल्ड टूल होता है। ठीक है, इसके अंदर जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है वो रीयूजेबल नहीं होती, एक बार एक प्रोजेक्ट के लिए लिखी उसी में यूज होंगी, दूसरे में नहीं होंगी।
तो ये लेस प्रेफर किया जाता है क्योंकि इसकी स्क्रिप्ट रीयूजेबल नहीं होती, इसके अंदर कोई लाइफ साइकिल नहीं होती। ये हमारे पास प्रोसीजरल होता है। आंटिक जो टूल है हमारे पास, तो ये क्या है, एएनटी हमारे पास प्रोसीजरल है। प्रोसीजरल का मतलब आपको जो करना उसके बारे में सब लिखना पड़ता है, ठीक है, सारी चीजें बनानी पड़ेंगी। खुद ये एम्प्टी बना कर देगा आपके पास प्रोजेक्ट। आपको कौन से फोल्डर बनाने, कहाँ क्या चीज रखनी, वो खुद से मैनेज करनी होती है थोड़ी। भाई ये इनमें हेल्प कर देगा आपका कंपाइल, रन, टेस्ट और असेंबल एक ही साथ। असेंबल मतलब जब आपको किसी को डिलीवर करना होता है बाद में उसको, तो मतलब उसकी जार फाइल वगैरह आप इजीली यहाँ से बना सकते हैं। तो यू नीड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू थ्रू द कोड। कोड के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, ठीक है। अपना ऑर्डर किस ऑर्डर में एग्जीक्यूशन होगा तो वो भी सब बताना पड़ेगा। इसके अंदर फॉर्मल कन्वर्सेशन नहीं होता, ये कन्वेंशन है जो हमारे पास, वो नहीं होता। आपको जो है इंफॉर्मेशन लिखनी पड़ती है। एक एक्सएमएल फाइल बनती है, बिल डॉट एक्सएमएल फाइल, उसमें आपको बताना पड़ता है कि मेन फाइल कौन सी है, मेन क्लास कौन सा, क्लास पहले एग्जीक्यूट होगी, किस तरह से। अगर प्रोजेक्ट में बहुत सारे हमारे पास क्लासेस बनी हुई हैं तो किस सीक्वेंस में क्या होगा, उनका क्या सीक्वेंस है। तो एक बिल्ड डॉट एक्सएमएल नाम की इसमें फाइल बनती है, उस फाइल के अंदर हमें ये इंफॉर्मेशन देनी होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास एएनटी वाला टूल है। दूसरे टूल की अगर हम बात करें, मैवन की, ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा टूल है। इसके अंदर आप बहुत इजीली सब काम कर सकते हैं। ये एक पावरफुल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, वो केवल बिल्ड टूल है, ये पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए यूज होता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है और पोम पे बेस है, यानी प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल पे काम करता है। इस टूल की हेल्प से आप खाली जावा के ही नहीं, आप बाकी लैंग्वेज हैं, जैसे यहाँ पर कुछ लैंग्वेज हैं जैसे सी शार्प है, रूबी है, स्केला है, इन लैंग्वेज के भी जावा के साथ साथ प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकते हो। बिल्ड करने के लिए भी काम कर रहा है, प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए भी काम कर रहा है, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन ने अभी इसको लिया हुआ है, लेकिन शुरू में ये जो है जकार्ता प्रोजेक्ट था, ठीक है। पहले जकार्ता वालों ने बनाया था, ये उस प्रोजेक्ट पे काम करता था, अब इनको सब यही मैनेज करते हैं, अपाचे वाले, ठीक है। तो इसके अंदर जो है प्रोजेक्ट बिल्ड भी कर सकते हो, डिपेंडेंसी भी होती है, डॉक्यूमेंटेशन भी प्रोजेक्ट का खुद बना के क्रिएट करके दे देता है, ठीक है। इट सिंप्लीफाई द बिल्ड प्रोसेस लाइक एएनटी, बट इट टू मच एडवांस देन एएनटी। एएनटी से ये काफी एडवांस है, ठीक है। इसमें कहा कि वी कैन टेल मेवन इज ए टूल दैट कैन बी यूज्ड फॉर बिल्डिंग एंड मैनेजिंग एनी जावा बेस्ड प्रोजेक्ट, ठीक है। और ये जो है डे टू डे वर्क के, कोई भी जावा डेवलपर का मतलब रोज का काम होता है, तो आप इजीली इससे डेवलप कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट को। इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी है इसकी, किस लिए यूज होता है, तो देखो इसमें जैसे सबसे मेन है कि ये बिल्ड टूल के साथ, जैसे एएनटी बिल्ड टूल था, ये बिल्ड टूल के साथ साथ प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए भी काम करता है। तो वी कैन इजीली बिल्ड ए प्रोजेक्ट यूजिंग मेवन। आप जार फाइल ऐड कर सकते हो इजीली, और भी कोई भी डिपेंडेंसी होती है उनको आप इजीली मैनेज कर सकते हो इसमें। ये जो है डॉक्यूमेंटेशन भी देता है, जैसे प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन में लॉग का डॉक्यूमेंट, डिपेंडेंसी कौन कौन सी है, टेस्टिंग की रिपोर्ट क्या है, वो सब आप डाउनलोड कर सकते हो, ये क्रिएट कर देता है खुद। Maven is very helpful for project while updating central repository of jar एंड अदर डिपेंडेंसी। इसके अंदर तीन तरह की डिपेंडेंसीज होती हैं। एक होती है हमारे पास लोकल रिपोजिटरी, ठीक है। तो रिपोजिटरी तीन तरह से काम करती हैं। लोकल का मतलब आपके सिस्टम पे ही बनेंगी, ठीक है। रिपोजिटरी एक तरह से जैसे डेटाबेस होता है, वहां पे हम यूज करते हैं डेटा को रखने के लिए, ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास होता है सॉफ्टवेयर की कॉपी बनती है। तो एक लोकल होती है, एक हमारे पास सर्वर पे हम यूज करते हैं, ठीक है। एक हमारे पास नेटवर्क पे होती है, यानी इंटरनेट पे हम यूज करते हैं।
ठीक है, तो वहां पर हम रख सकते हैं। तो 3 तरह की यहाँ पे जो है रिपोजिटरी पे काम करता है। तो सेंट्रल रिपोजिटरी होती है जहां से हम पूरा रख लेते हैं सर्वर पे, तो सेंट्रल रिपोजिटरी में भी अपडेट करने में हेल्प करता है डेटा को। ठीक है, इसमें लिखा विद द हेल्प ऑफ मेवन वी कैन बिल्ड एनी नंबर ऑफ प्रोजेक्ट इनटू आउटपुट टाइप। ठीक है, इसमें अलग अलग है, आप जार फाइल भी कितने भी प्रोजेक्ट को कंबाइन करके एक सिंगल जार में, जार फाइल होती है, जावा आर्चिव फाइल होती है। जावा आर्चिव फाइल जो है, अगर कंसोल एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन आप बना रहे तो उनको जार फाइल के थ्रू हम यूज करते हैं। और वार फाइल होती है, वेब आर्काइव फाइल, ये होती है हमारे पास जब वेब बेस एप्लीकेशन बन रही हो हमारे पास, या तो इंटरप्राइज या ईजेबी वगैरह, वहां पे तो वहां पे वार फाइल बनाई जाती है। तो etc विदाउट डूइंग एनी स्क्रिप्टिंग यूजिंग मेविन वी कैन इजीली इंटीग्रेट अवर प्रोजेक्ट विद सोर्स कंट्रोल सिस्टम। यानी जैसे गिट हब वगैरह है, गिट है, वहां पे आपको अगर वो करना है, अपना कंट्रोलिंग करनी, सोर्स कोड मैनेजमेंट करना, वहां पे भी आप इसको अपलोड कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ कि ये पॉम पे काम करता है, तो पॉम क्या होता है, बेसिकली ये प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल, ये मेविन को ऑपरेट करता है, मेविन इसी के थ्रू काम करता है। इसके अंदर जो XML फाइल होती है उसका नाम है pom.xml। जो हमारी ANT में होती थी उस XML फाइल का क्या नाम था, बताओ भाई। जो ANT टूल था हमारे पास, उसके अंदर जो XML फाइल बनती थी उस फाइल का क्या नाम था? यानी build.xml। build.xml, इसके अंदर pom.xml होगी। यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो इस फाइल के अंदर करेंगे, जो भी हम ऑपरेशन बना रहे, क्या डिपेंडेंसी है, कौन सी सोर्स डायरेक्टरी होगी, क्या प्लगइन आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम pom.xml में रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसके बारे में और यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके अंदर जैसे अभी हमने ANT में पढ़ा था, तो ANT और इसमें आप अगर डिफरेंस की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास देखो लिखा हुआ ANT में लाइफ साइकिल नहीं होती थी। ठीक है, ANT के अंदर हमारे पास लाइफ साइकिल नहीं होती थी, जबकि मेविन के अंदर लाइफ साइकिल होती है। लिखा है ना कि यहाँ पे जो है इसमें एक लाइफ साइकिल होती है। वो एक हमारे पास टूल बॉक्स था, ये हमारे पास एक फ्रेमवर्क होता है, वो बिल्ड टूल था। ठीक है, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है। वहां के प्लगइन रीयूज नहीं होते थे ANT के, इसके प्लगइन हम रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, उसकी स्क्रिप्टिंग जो होती थी ANT स्क्रिप्ट, वो रीयूज नहीं होती थी, वो इससे कम प्रीफर करा जाता था, ये ज्यादा प्रीफर करा जाता है। अब इसमें काम करते हैं। उसमें आपको बताया था कि ANT टूल किस तरह का होता है, प्रोसीजरल होता है। ठीक है, कि वहां पर हमारे पास जो भी हम चीज रखते हैं वो सब हमें कोड के थ्रू बतानी पड़ती है, उनका ऑर्डर देना पड़ता है, लेकिन ये डिक्लेरेटिव है। ठीक है, यानी जो भी आप करोगे वो सब pom.xml में डाल दो, वो अपने आप कर लेगा। ठीक है, तो वहां पे आपको बताया था कि उसमें कोई भी फॉर्मल कन्वेंशन नहीं होता, जबकि इसके अंदर सोर्स कोड का कन्वेंशन होता है, कंपाइल कोड का भी होता है, और वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है pom.xml में हमें लिखनी होती है। वहां पे build.xml में करी जाती थी, वहां पे build.xml के थ्रू काम करता था। ये ऑटोमेटिक ही, कन्वेंशन का मतलब है कि ऑटोमेटिक ये इसमें एंट्री करता जाता है वहां पे। ठीक है, अब तीसरा हमारे पास टूल है इसके अंदर, ग्रेडल टूल। ठीक है, ये आप देख रहे हैं तीसरा है हमारे पास ग्रेडल वाला। तो ग्रेडल किस तरह से काम करता है, ग्रेडल भी आपको जैसे बताया कि हमारे पास सोर्स कोड मैनेजमेंट यानी बिल्ड ऑटोमेशन टूल होता है, वो भी एक तरह से। यहाँ पे ओपन कर लेते हैं ग्रेडल को। तो ग्रेडल हमारे पास एक ओपन सोर्स बिल्ड ऑटोमेशन टूल है। ठीक है, और ये हमारे पास इसमें लिखा हुआ है, ये बेस होता है हमारे पास अपाचे मेविन पे और अपाचे एंट पे।
ठीक है, इन दोनों पे बेस होता है। मेवन किस पे बेस था? पोम पे बेस था, और जो ग्रेडल है वो बेस है हमारे पास मेवन पे। तो इसके अंदर आप किसी भी टाइप का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, हर टाइप के सॉफ्टवेयर को बनाने में हेल्प करता है। इसके अंदर जो लैंग्वेजेस हैं, जैसे उसमें बताया था कि हमारे पास जो मेवन था उसके अंदर हम जावा, सी शार्प, रूबी, स्केला ये लैंग्वेज हम कर सकते थे। जो ग्रेडल है ये भी सी, सी प्लस प्लस, जावा, ग्रूवी को भी सपोर्ट करता है। ग्रूवी लैंग्वेज होती है, अपाचे की है वो, ठीक है। वो लैंग्वेज डायनेमिक भी होती है, स्टैटिक भी होती है, टाइप बेस भी होती है, टाइप लेस भी होती है, ऑप्शनली टाइप होते हैं उसमें। तो एक ग्रूवी लैंग्वेज होती है, जैसे यहाँ पे लिखा ना एक ग्रूवी बेस्ड डीएसएल, तो ग्रूवी अपाचे वालों की ही एक लैंग्वेज है। तो इसके अंदर इट इज डिजाइन फॉर द मल्टी प्रोजेक्ट बिल्ड विच कैन बी क्विट लार्ज, यानी ऐसे प्रोजेक्ट बिल्ड करने में हेल्प करता है जो काफी बड़े प्रोजेक्ट होते हैं हमारे पास। ठीक है, मल्टीपल प्रोजेक्ट के कॉम्बिनेशन आप यूज कर रहे हो, उनका कम्युनिकेशन करवा रहे हो। ठीक है, ये जो है बेसिकली जावा और ग्रूवी बेस्ड डीएसएल पे काम कर रहा है एक्सएमएल की जगह। जैसे वहां पे बिल्ड एक्सएमएल, पॉम एक्सएमएल यूज हो रही थी, यहाँ पे हम ग्रूवी बेस्ड डीएसएल यूज करते हैं। डीएसएल का मतलब है यहाँ डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज। ठीक है, ये हमारी ग्रूवी भी एक लैंग्वेज है जो हमारे पास किसने बनाई है? अपाचे वालों ने बनाई है। तो ये जो है यहाँ पे इंस्टेड ऑफ एक्सएमएल फॉर डिक्लेयरिंग द प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन, यानी वहां पे प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन एक्सएमएल में हो रहा था, यहाँ पे ग्रूवी के अंदर होता है। और इसमें जो ऑर्डर होता है एग्जीक्यूशन का वो डीएजी के थ्रू होता है, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ बनता है, जैसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम में भी पढ़ते थे ग्राफ। और उसमें तो ये आप पढ़ते हैं डेटा स्ट्रक्चर में, तो वहां से हम जैसे डेडलॉक ना आए सिस्टम में, उस तरह से मैनेज करके एक ग्राफ बनाता है और ऑर्डर डिसाइड करता है कि कौन सी फाइल किस ऑर्डर में कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये लिखा हुआ अपाचे ग्रूवी इज ए पावरफुल ऑप्शनली टाइप, यानी टाइप आप यूज भी कर सकते हैं, नहीं भी ऑप्शनल होता है। डायनेमिक लैंग्वेज है ये, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी है ये। डायनेमिक के साथ साथ ये स्टैटिक भी होती है, स्टैटिक टाइप भी होती है, और स्टैटिक कंपाइलेशन की कैपेबिलिटी भी होती है इसमें। जो हमारे पास ग्रेडल है, ये जो है बेसिकली डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज प्रोजेक्ट पे काम करता है, और एक्सएमएल की जगह हम ग्रूवी यूज करते हैं। नए फीचर्स आप इजीली ऐड कर सकते हैं, ये मेवन से भी बेटर काम करता है। ठीक है, इसमें कंपाइलेशन ऑटोमेटिक होता रहता है वहां पे, तो कंपाइलेशन आपको मैन्युअली करने की जरूरत नहीं, जबकि मेवन में हमें मैन्युअली करना पड़ता है। लेकिन ये नया टूल है तो इसको यूज करना मेवन के मुकाबले थोड़ा टफ होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, तो नया टूल अपाचे वालों ने इसको ऐड किया है, इसमें पुराने वर्जन्स में ये नहीं आता था। तो इसमें काफी कस्टमाइज है, तो इसमें आप कस्टमाइजेशन भी इजीली कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन लैंग्वेज में ये कर सकते हो आप। ठीक है, तो इस ये क्योंकि नया टूल है तो इसको सीखने वगैरह में, थोड़ा सा ऑपरेट करने में टाइम लगता है, वो करने में नॉर्मली इससे इंटरेक्शन करने में, इसके इंटरफेस को समझने में। ठीक है, तो अगर हम बात करें, हमने तीन टूल के बारे में बात करी है यहाँ पर, जो तीन तरह के टूल है मेवन, ग्रेडल और एंट। तो अगर हमें प्रोजेक्ट बनाना तो हमारे लिए कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा? बताओ भाई, कौन सा टूल बेस्ट रहेगा? अब तुम्हें तीनों टूल के बारे में बता दिया, अब तुमसे कहा गया कि चलो बनाओ भाई एक प्रोजेक्ट, वो एक प्रोग्राम लिखना आपको नॉर्मली, तो आप कौन से को प्रीफर करोगे? अरे बता दो तुम्हें कौन सा अच्छा लगा, इनमें यूज करने में कौन से को यूज करोगे? सर ग्रेवल। मेवन ही होगा, है? मेवन ही होगा, सर मेवन। मेवन और ग्रेडल।
ग्रेड देखो भाई, ANT टूल है। ANT बिल्कुल बेसिक लेवल का आपको बताया, उसमें बिल्ड वगैरह की सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए हमें ही करना पड़ता है। ग्रेडल में जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये नया टूल है। मेविन जो है हमारे पास ये सारे काम कर देता है, ये भी जो जितने हमें करने हैं हमारे लेवल के तो सब कर देगा, हमें कोई इंटरप्राइज एप्लीकेशन तो बनानी नहीं है। तो नॉर्मल हमारे पास इंटरप्राइज भी वैसे EJB मेवन वगैरह में भी सब यूज हो जाती है, थोड़ा एडवांस ग्रेडल है, लेकिन हम मेवन से करेंगे तो हमें उसमें सारी टूल मिल जाएंगे। वैसे तो हमें एक प्रोग्राम बनाना हम किसी में भी बना सकते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट भी अगर बनाने हैं हमें तो सबसे सही इनमें मेवन है, उसमें इजीली हमारे पास सारी चीजें सब फैसिलिटी मिल जाएंगी हमें। तो हम मेवन का ही यूज करते हैं और उसमें एक जावा एप्लीकेशन बना के देखते हैं किस तरह से बनेगी। जावा एप्लीकेशन बेसिकली हम यही डेटाबेस का कनेक्शन सीखेंगे कि इसमें कैसे बनता है। जो नेटबीन है, नेटबीन में अगर आपके पास आपके सिस्टम में MySQL इंस्टॉल है तो सही है, नहीं भी है तो इसके अंदर भी MySQL होता है नेटबीन के अंदर। ठीक है, इसमें जावा भी चला सकते हो, सी भी, C++ भी, PHP भी, HTML वेब डिजाइनिंग का सारा काम कर सकते हो, CSS जावा स्क्रिप्ट सब, और इसके अंदर MySQL भी चल जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं, हमने जावा एप्लीकेशन पे क्लिक किया तो नेक्स्ट पे जाएंगे। यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट नाम लिखेंगे, क्या बना प्रोजेक्ट बनाना आपको, हमने लिख दिया जैसे JDBC1 नाम दे दिया हमने, JDBC1 कर दिया। ठीक है, ये प्रोजेक्ट कहाँ पर सेव होगा, तो बाय डिफॉल्ट जो है माई डॉक्यूमेंट के अंदर नेटबीन जब इंस्टॉल करा तो वहां पे एक नेटबीन प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर बन जाता है, उसमें चला जाता है ये। ठीक है, अब ग्रुप आईडी ये पैकेज है। ठीक है, पैकेज आपका बनेगा यहाँ पर एक कोम नाम से, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पैकेज बनते हैं, आपको चेंज करना माई कंपनी का नाम जो भी रखना वो आप लगा सकते हो। तो जो पैकेज बनेगा वो इस तरह से बनेगा com.mysql.jdbc1, यानी इस पैकेज के अंदर हमारी सारी क्लासेस जावा की सेव करेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये कर दिया, इसको आपको अगर माई कंपनी को चेंज करना कर लो, नहीं करना तो ऐसे ही छोड़ के फिनिश कर दो। तो हमारे पास देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट बनते ही इसने 4 फोल्डर बना दिए। सोर्स को पैकेज का, इसमें हमारे पास जो भी हम फाइल बनाएंगे उनके सोर्स कोड होंगे। ठीक है, अभी आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो पैकेज बना है वो पैकेज है यहाँ पर। इस पैकेज के अंदर आप अपनी फाइल बना लो, नहीं तो आपको यहीं पे बनानी तो यहाँ पे बना लो, नहीं तो पैकेज के अंदर बना लो नॉर्मली। ये डिपेंडेंसी है, इसके अंदर आपको जो भी डिपेंडेंसी यानी फाइल जार फाइल वगैरह की जरूरत पड़ेगी वो आप रखेंगे। जावा डिपेंडेंसीज है तो हमें JDK की जरूरत पड़ेगी इसको चलाने के लिए। जब हमने इसको इंस्टॉल किया तो इसके साथ JDK 14 हमारे पास बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हो गया है, वो इसमें है। ठीक है, प्रोजेक्ट की फाइलें जो है ये pom.xml की जरूरत पड़ती है इसमें, तो pom.xml यहाँ पे अपने आप क्रिएट होके आ गई है, जिसमें खुद ही इसने इंफॉर्मेशन डाल दी है कि आप कंपाइलर कौन सा यूज करेंगे, आप एनकोडिंग कौन सी यूज करेंगे, ये पैकेजिंग करने के बाद आपकी एक जार फाइल बनाएगा, पैकेजेस कैसे कैसे रखेंगे, तो ये सब इसने यहाँ पे बना दिए हैं खुद ही। ठीक है, आप जो है बेसिकली माय डॉक्यूमेंट में जाएंगे, यहाँ पे नेटबीन प्रोजेक्ट है JDBC1 के नाम से, तो यहाँ पर आपको केवल 2 ही फोल्डर दिखेंगे, एक पोम का फाइल है और एक SRC का फोल्डर है। जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास फोल्डर बने थे जावा सोर्स डिपेंडेंसी ये सब, तो ये यहाँ पर नहीं दिखेंगे आपको। ठीक है, आप SRC में जाएंगे, वहां पे मेन नाम का फोल्डर, वहां पे जावा है, जावा के अंदर कॉम के अंदर माई, इस तरह से यहाँ पे जाके हैं। तो अभी ये खाली है, कोई फाइल नहीं है। तो ये सब इसने जो स्ट्रक्चर है मतलब फाइल स्ट्रक्चर खुद ही बना के रेडी कर दिया है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर जो है अपनी फाइल बनानी है। तो देखो आप या तो यहीं पे बना लो सोर्स में, या आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और एक जावा क्लास हम यहाँ पे बना लेते हैं। क्लास का नाम रख लिया, जैसे हमने कोई भी जावा की क्लास हम बना रहे हैं
तो मान लिया C1 के नाम से हमने क्लास का नाम दे दिया, तो ये इस पैकेज में जाके हो जाएगी, क्योंकि हमने इस पे राइट क्लिक करके करा तो अपने आप ये इस पैकेज में चली जाती है। ठीक है, इसकी लोकेशन यहाँ पे दे दी इसने, यहाँ पे ये है। इसकी कोई सुपर क्लास बनानी तो यहीं से आप बना सकते हो, इंटरफेस लगाने तो इंटरफेस भी ब्राउज करके यहीं पे लिख सकते हो आप, नहीं तो फिनिश कर देंगे। जैसे ही हमारे पास देखो इसके अंदर कुछ डेटा आ गया तो इस फोल्डर का कलर बदल गया, पहले ये अलग तरीके का नॉर्मल आ रहा था, अब इस तरह का आ गया है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे c1.java नाम की ये फाइल बन गई है, और इस फाइल के अंदर इतना सारी चीजें खुद ही लिख के आ गई, पब्लिक क्लास C1 ये सब बन गई है। और आप यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पर भी ये सब लिखा हुआ है, पैकेज का नाम है पब्लिक क्लास, ये बन गई है। इस क्लास में आप अपना कोड कर सकते हो। जैसे मान लिया आपने यहाँ पर नॉर्मली एक मेन मेथड बना लिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, उसमें स्ट्रिंग args, और यहाँ पर हमने लिख लिया है system डॉट आउट डॉट println हेलो फ्रॉम। ठीक है, जो गलतियां होंगी ये साथ के साथ यहीं पे बताता रहता है। अब देखो राइट क्लिक करेंगे इस पे, और हम यहाँ से भी रन कर सकते हैं। उसके पहले हम देखो पूरा प्रोजेक्ट है, तो आप यहाँ से भी राइट क्लिक करेंगे प्रोजेक्ट पे, क्लीन एंड बिल्ड करेंगे पहले प्रोजेक्ट को। तो क्लीन एंड बिल्ड मतलब कोई भी एरर वगैरह होंगी वो सब ये चेक करेगा, अगर कुछ इसमें प्रॉब्लम है तो वो सब चेक करके कंपाइलिंग करके आपको बता देगा, इसकी क्लास फाइल बना देगा। अगर नहीं एरर है तो ये सही चल जाएगा। यहाँ पे बिल्ड सक्सेस लिखा आ गया। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये प्रोग्राम चल जाता है। तो नो सोर्स टू कंपाइल, नो टेस्ट टू रन, कोई ऐसा वो है नहीं इसमें। इस तरह से हमारे पास ये सब हो गया है। यहाँ पे एक सिंपल फाइल हमारे पास बनी हुई थी। अब इस पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे रन फाइल पे जाएंगे। ठीक है, और रन फाइल करेंगे तो ये हेलो फ्रॉम नेटबीन जो है हमारे पास, ये यहाँ पे देखो ये लिखा गया है यहीं पे आउटपुट। तो आपको कोई अलग से जरूरत नहीं है कि आपको CMD ओपन करना है, वहां पे कुछ करना है। ठीक है, आप यहीं से सब कर सकते हैं। समझ में आया? ये एक बेसिक प्रोग्राम, मतलब जो भी हमने जावा के अभी तक के प्रोग्राम बनाए वो सब ऐसे करके बना लेंगे। इसमें देखो जो हम कंपाइल करते हैं तो C1 डॉट क्लास फाइल भी बनी होगी, लेकिन यहाँ पर कहीं भी आपको C1 डॉट क्लास नहीं मिलेगी। ठीक है, तो क्लास फाइल ये अलग बना के रख देता है, टारगेट नाम का एक फोल्डर बना दिया इसने अलग से। इस टारगेट नाम के फोल्डर में देखो इतनी सारी चीजें इसने कर दी है। यहाँ पे क्लासेस हैं, कॉम के अंदर, माई कंपनी के अंदर, JDBC में यहाँ पे ले गया। तो हर चीज को मैनेज रखेगा, हर जगह क्लास फाइल कहाँ पे रखनी है। ठीक है, इसको कुछ मैवन का स्ट्रक्चर बना, टेस्टिंग करने के लिए टेस्टिंग होगी, स्टेटस आर्किव वगैरह, जार फाइल वगैरह बनाने की, ये सब इसने बना दी है यहीं पे। ठीक है, खुद से खुद कर देता है। तो इस तरह से ये हमारे पास काम करता है। अब हम इसमें JDBC का देखेंगे। आपके पास MySQL है तो आप वहां से भी कर सकते हैं, नहीं तो ऊपर यहाँ पे सर्विस नाम का एक फोल्डर है। मतलब ये प्रोजेक्ट के अंदर ये प्रोजेक्ट है, फाइल है आपके पास, और ये हमारे पास सर्विस है। सर्विस नाम के टैब में आपके पास डेटाबेस का ऑप्शन है, यहाँ पर आपके पास सर्वर का भी ऑप्शन है। ठीक है, क्लाउड वगैरह सब है, सेलिनियम सर्वर है आपके पास, टेस्टिंग वगैरह में यूज होता है। तो डेटाबेस पे आप क्लिक करेंगे तो MySQL सर्वर का भी है, आप MySQL भी है आपके पास, जावा का भी अपना डेटाबेस बना सकते हैं आप। ठीक है, आपके पास यहाँ पे ड्राइवर ओरेकल के, पोस्टग्रे के, MySQL के, ये सब ड्राइवर भी यहाँ पर आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये इसमें पहले से ही है। जैसे यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं आप क्रिएट डेटाबेस के लिए, पहले यहाँ पे कनेक्ट करेंगे MySQL से। ठीक है, तो यस करेंगे। यहाँ पर आपको बेसिक प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेंगी। जैसे हमारे पास डेटाबेस कौन से सिस्टम पे है, इसी सिस्टम पे है।
माई एसक्यूएल से हम कनेक्ट कर रहे हैं, माई एसक्यूएल लोकल होस्ट ही लिख देंगे, नहीं तो सर्वर पे होगा तो उसका आईपी एड्रेस। माई एसक्यूएल का पोर्ट नंबर 3306 होता है, उसका हमारे पास पासवर्ड रूट है, रूट नाम है, यूजर नेम रूट ही पासवर्ड है हमारा। ये हमने करके ओके कर दिया। तो देखो जो माई एसक्यूएल था वो सारी की सारी चीज यहाँ पे आ गई। आप माई एसक्यूएल ओपन करके देख लो, उसमें अगर 100 डेटाबेसेस करेंगे हम तो यही डेटाबेस उसके अंदर मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे अगर हमने 100 डेटाबेसेस की कमांड लगाई तो देखो यही सारे डेटाबेस यहाँ पर आ गए जो हमारे वहां पर 19 बने हुए थे। यहीं से आप नया डेटाबेस भी अब क्रिएट कर सकते हो, कमांड चला सकते हो, सारी चीजें अब यहाँ से भी आप कर सकते हो, आपको अलग से भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जावा के खुद के भी बना सकते हैं, अभी ये वाला सर्वर चल रहा है तो यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारे पास इस तरह से। अब हम यहाँ पे समझेंगे कि हम JDBC किस तरह से करेंगे। यहाँ पर तो हम एक नई क्लास बना लेते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, न्यू, और जावा क्लास एक और ऐड कर लेते हैं। उस क्लास का नाम हमने कर दिया JD1 के नाम से कर दिया मान लिया। ठीक है, तो JDBC1 हमारे प्रोजेक्ट का नाम, क्लास का नाम हमने JD1 कर दिया। तो हमारे पास ये क्लास बन गई। कोई भी क्लास बनानी तो मेन तो हमें बनाना ही पड़ेगा। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्ट्रिंग args, ये हमने यहाँ पे कर लिया। ठीक है भाई, अब देखो डेटाबेस की कनेक्टिविटी के लिए हमें क्या क्या करना है, कौन कौन सी स्टेप्स हमें फॉलो करने वो हम समझते हैं। तो देखो सबसे पहले बेसिकली हमारे पास जो स्टेप्स होंगे, स्टेप्स टू कनेक्ट डेटाबेस, ठीक है, फ्रॉम जावा एप्लीकेशन। आपको कल बताया था कि हमारे पास एक जावा एप्लीकेशन होती है, जावा एप्लीकेशन में आप जावा एपीआई का, JDBC एपीआई का यूज करेंगे। JDBC एपीआई, वो JDBC एपीआई आपको यहाँ से इंपोर्ट करना पड़ेगा। फिर हम यहाँ पे एक थिन ड्राइवर का यूज करेंगे। थिन ड्राइवर हमारे पास टाइप 4 ड्राइवर था और ये हमारे पास डेटाबेस से कनेक्ट करने में हेल्प करता है, कनेक्ट कर देता है एप्लीकेशन को। ठीक है, तो हम यहीं से जावा एप्लीकेशन का नाम हो गया हमारे पास JD1, ये ले लेते हैं। इस JD1 वाली फाइल को हमें कनेक्ट करना है, या हमारे पास JDBC1 ये फाइल है और JDBC1 हमारा पूरा प्रोजेक्ट है, इसको हमें कनेक्ट करना। तो जब हम JD1 वाली फाइल में कनेक्शन बना रहे हैं तो हमें JDBC API की भी जरूरत पड़ेगी। क्या होता है JDBC API, कौन सा API है वो, उसका नाम है हमारा java.sql.star। ये हमें एक API की जरूरत है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। इंपोर्ट करेंगे इसको तो यहाँ पे इंपोर्ट कीवर्ड भी हम लगा देते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो अब इसके बाद हमें करना क्या है, हमें ये ड्राइवर से कनेक्शन क्रिएट करना है इस ड्राइवर की हेल्प से। यहाँ से ये वाला प्रोसेस समझना है। तो इसके लिए सबसे पहला काम है हमारे पास, फर्स्ट स्टेप होता है हमारे पास, हमें रजिस्टर करनी है ड्राइवर क्लास, कि आप कौन सा ड्राइवर यूज करेंगे, ओरेकल का, माई एसक्यूएल का या किसका, उसकी ड्राइवर क्लास आपको बनानी होगी। ठीक है, लेकिन आपको बताया था कि JDBC 4.0 के बाद से ये स्टेप ऑप्शनल है हमारे पास, तो आप ये स्टेप करो ना करो कोई जरूरी नहीं है, आपकी मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, वैसे हम कैसे करते हैं किसी भी क्लास को रजिस्टर करने के लिए, देखो जब भी हम ये स्टेप फॉलो करेंगे JDBC के कोई से भी, तो ये हमारे पास चेक्ड एक्सेप्शन थ्रो करते हैं
ठीक है। क्लास नॉट फाउंड, जैसे क्लास हमें रजिस्टर करनी है तो क्लास ही ना मिली तो क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ जाती है। तो आपको जो है बेसिकली ट्राई कैच का यूज करना है, उसी के अंदर ये बनाने हैं। ठीक है। तो इसका जो है बेसिकली इसमें यूज होता है, एक हमारे पास मेथड है जिसका नाम है फॉर नेम। ये वाला मेथड हम यूज करते हैं फॉर नेम नाम से। ठीक है। इस मेथड के अंदर हमें बताना पड़ता है कि कौन सी हमारे पास क्लास आपको बनानी है। ये जो फॉर नेम मेथड होता है ये क्लास नाम की ही एक क्लास होती है, उसका मेथड है। सी कैपिटल है यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर सी स्मॉल होता है, इसका सी कैपिटल है। क्लास नाम की ही क्लास है, उसका एक मेथड होता है फॉर नेम। इस मेथड के अंदर हम अपनी ड्राइवर के बारे में, कि जो हम ड्राइवर यूज करें उस ड्राइवर की क्लास का क्या नाम है वो देते हैं। जैसे मान लिया अगर आप ओरेकल का ड्राइवर यूज कर रहे हैं तो ओरेकल के केस में हमारे पास जो जार फाइल बनती है उसके अंदर जार फाइल अगर आप एक्सट्रैक्ट करोगे तो ओरेकल के अंदर हमें JDBC नाम का एक फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर ड्राइवर नाम का एक फोल्डर मिलता है, उसके अंदर ओरेकल ड्राइवर नाम की क्लास होती है। ओरेकल ड्राइवर क्लास है तो कैपिटल लेटर में होगी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ओरेकल ड्राइवर। तो ये क्लास हमें यहाँ पे मेंशन करनी पड़ती है। इसको लिख लो, फिर जगह कम है तो अगली उसमें लिख लेंगे फिर। लिख देते हैं क्लास डॉट फॉर नेम। अगर हमें ओरेकल से कनेक्ट करना तो ओरेकल डॉट JDBC डॉट ड्राइवर डॉट ओरेकल ड्राइवर, ये वाली क्लास हम यूज करेंगे। ठीक है। लेकिन ये भी हमारे पास क्या है, ऑप्शनल है। ठीक है। ये हो गया ओरेकल से अगर आपको कनेक्टिविटी करनी। अगर आपको MySQL से करनी है तो उसके लिए थोड़ा चेंज हो जाएगा, MySQL की ड्राइवर क्लास लिखेंगे। उसके लिए हमें लिखनी होगी क्लास डॉट फॉर नेम। यहाँ पे हम लिखेंगे MySQL का होता है COM कॉम। ठीक है। मेन पैकेज कॉम रहेगा उसमें, उसके अंदर MySQL डॉट JDBC डॉट ड्राइवर, तो क्लास का नाम वहां पे ड्राइवर ही है। ठीक है। MySQL डॉट JDBC डॉट ड्राइवर, ये हमें यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है। तो ये पहला स्टेप है हमारे पास। जब भी हमें डेटाबेस से कनेक्टिविटी करनी तो हम फॉर नेम नाम का मेथड यूज करेंगे। कौन सी क्लास का मेथड है ये, क्लास नाम की क्लास का ही मेथड है। इस फॉर नेम नाम के मेथड का काम होता है, ये जो हमारी ड्राइवर हम यूज कर रहे हैं उस ड्राइवर की क्लास को रजिस्टर करता है, यूज करता है। ठीक है। यानी उस ड्राइवर की क्लास को लोड करेगा आपकी एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है। इसका मेन काम है कि जो जार फाइल है, जार फाइल से ड्राइवर क्लास को एक्सट्रैक्ट करके लोड करना। ठीक है। तो हम इस तरीके से यहाँ पे करेंगे। सबके लिए अलग अलग ये होंगी, जो भी आप ड्राइवर यूज कर रहे हो उसके लिए अलग अलग होंगी ये सब। ठीक है। ओरेकल का कर रहे तो ओरेकल की क्लास अलग है, MySQL का कर रहे तो MySQL का अलग है, UNAccess का कर रहे तो आपको UNAccess का भी बताया था कि उसमें बस UNAccess लिख देते हैं JDBC के बाद में और पाथ दे देते हैं डायरेक्टली। ठीक है। तो वो UCNAccess का ठीक है, तो उसमें उस तरह से हम रजिस्टर करते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है अब हमारे पास, तो इसको नोट कर लो आप। लिखा हुआ MySQL सर्वर, यहाँ से डायरेक्ट जाके जैसे अभी मैंने स्टॉप कर दिया यहाँ पे। ठीक है। और फिर यहाँ से जो है डिस्कनेक्ट कर देंगे इसको, ये कर दिया हमने, तो फिर वापस से इसको कनेक्ट कर देना। अब ये डिस्कनेक्ट कर रहा है। ठीक है। तो
स्टॉप कमांड को तो हटा देते हैं उसको। तो फिर यहाँ से आपको फिर कनेक्ट कर देना, फिर कनेक्ट करने से हो जाएगा। अभी वो स्टॉप हो गया पहले से, डिस्कनेक्ट से पहले। पहले डिस्कनेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद जो है स्टॉप कर देंगे। ऐसे ही कनेक्ट करने के लिए वहां पे कनेक्ट का ऑप्शन है, तो जैसे ये आया कनेक्ट, तो कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और इसमें तो कनेक्ट ऐसे ही हो जाएगा क्योंकि एक बार हमने आईडी पासवर्ड डाल ही दिया, तो ये कनेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट डिस्कनेक्ट करना है, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से है। यहाँ पे प्रॉपर्टी में जाके भी चेंज कर सकते हैं, ये इंफॉर्मेशन बेसिक प्रॉपर्टी में आप डाल देंगे, ठीक है। इनको करने की कोई ऐसी जरूरत नहीं, वो सब सेटिंग होगी पहले से। अब देखो यहाँ पर जैसे आपको बताया वो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या बताया, पहला स्टेप है हमारे पास जो क्लास डॉट फॉर नेम है उसका यूज करेंगे। ऑप्शनल है वो, तो ऑप्शनल है, आप लिखो ना लिखो, तो हम लिख के देख लेते हैं, लिख के कर लेते हैं सारे स्टेप एक साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ट्राई में यूज करनी है हमें, एक ट्राई यूज करेंगे और उसके अंदर हमें कैच का भी यूज करना है, एक्सेप्शन। ट्राई के अंदर यहाँ पे सबसे पहले हमें लिखना क्या है, फर्स्ट हमारे पास ये लाइन हो जाएगी। जैसे हमें माई एसक्यूएल से कनेक्टिविटी करनी है, हमारे पास ये माई एसक्यूएल है, तो माई एसक्यूएल के लिए हम लिखेंगे क्लास डॉट फॉर नेम, ठीक है। यहाँ पे इन्वर्टेड कोमाज में लिखेंगे कॉम डॉट माई एसक्यूएल डॉट जेडीबीसी डॉट जेडीबीसी के बाद ड्राइवर, ये हमारे पास क्लास है, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब सेकंड स्टेप पे आते हैं। सेकंड स्टेप होता है कि हम कनेक्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है। कनेक्शन क्रिएट करेंगे, पहले स्टेप में हमने रजिस्टर करी ड्राइवर क्लास, दूसरा स्टेप होगा हमारे पास क्रिएट द कनेक्शन। भाई हमारे पास इतने सारे डेटाबेस बने हुए हैं ये माई एसक्यूएल में, हमें किसी स्पेसिफिक डेटाबेस से कनेक्ट करना, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास जैसे डेटाबेस बने हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। आप देख रहे हैं सर्विसेज के अंदर हमारे पास ये डेटाबेस है, यहाँ पे अभी डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये डेटाबेस है, मान लें इनमें से हम 12th CS वाला ही है, इससे ही कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इस डेटाबेस से हमें इसको मान लें कनेक्ट करना है, तो कैसे करेंगे, उसके लिए हम एक क्लास यूज करेंगे जिसका नाम है ड्राइवर मैनेजर। तो ड्राइवर मैनेजर क्लास का यूज करके, और गेट कनेक्शन जो है हमारे पास एक मेथड होता है जो जिसका रिटर्न टाइप कनेक्शन होता है, उसका हम यूज करेंगे। तो बेसिकली एक मेथड है, मेथड के बारे में हम पहले यहाँ पे समझ लेते हैं। मेथड का नाम है गेट कनेक्शन, ये गेट कनेक्शन नाम का मेथड है। इस मेथड के अंदर हम स्ट्रिंग पास करते हैं, स्ट्रिंग में मतलब यूआरएल देंगे हम अपने डेटाबेस का, जो हमारे पास डेटाबेस है उसका यूआरएल पास करेंगे। अब वो यूआरएल बेसिकली डेटाबेस का, तो डेटाबेस से वो कनेक्ट हो ना हो, डेटाबेस का कनेक्शन बने ना बने, तो एक्सेप्शन आने के चांसेस हैं, तो ये थ्रोज करता है एसक्यूएल एक्सेप्शन को। इस जो मेथड है, इस मेथड का रिटर्न टाइप होता है कनेक्शन टाइप का इंटरफेस। ये कनेक्शन इंटरफेस है वो इसका रिटर्न टाइप है, और ये मेथड जो है डायरेक्टली हमारे पास क्लास से कॉल हो जाता है, जो क्लास है हमारी ड्राइवर मैनेजर नाम की। तो स्टैटिक मेथड होता है, पब्लिक टाइप का होता है। ये मेथड जो है कौन सी क्लास का मेथड है, क्लास है इसकी ड्राइवर मैनेजर। आपको कल बताया था कि क्वेश्चन आ जाते हैं क्लास और इंटरफेस से, जेडीबीसी में कौन सी क्लास है कौन सी इंटरफेस। तो यहाँ पर अभी हम पूरे प्रोग्राम में जो भी यूज कर रहे हैं, तो एक तो ये क्लास नाम की ही क्लास है,
और एक ये ड्राइवर मैनेजर क्लास है। बाकी सब जो है हम जो नई टर्म हम यूज करेंगे बेसिकली जेडीबीसी से रिलेटेड, वो सब इंटरफेस की आएंगी। ठीक है, वैसे क्लोब ब्लॉब भी होती है क्लास, लेकिन यहाँ पे कनेक्शन बनाना, हमें स्टेटमेंट बनाना, रिजल्ट सेट बनाने, ये सब जो है हमारे पास इंटरफेस होते हैं। तो ये ड्राइवर मैनेजर एक क्लास होती है, उस क्लास का मेथड है गेट कनेक्शन, और कनेक्शन इसका रिटर्न टाइप है। तो रिटर्न टाइप जब इसका कनेक्शन है तो मतलब हमें एक कनेक्शन जो है उसमें इसका जो है जो भी रिटर्न करेगा ये हमारे पास कनेक्शन, उसको स्टोर करना पड़ेगा। मान लिया कनेक्शन का रेफरेंस हमने कौन लिख लिया, और कॉल करेंगे इसको ड्राइवर मैनेजर क्लास के थ्रू, क्योंकि स्टैटिक है, क्लास के नाम से डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं गेट कनेक्शन। और यहाँ पर हम अपना पाथ देंगे। ठीक है, जो हमारे पास डेटाबेस होगा उसका पाथ। डेटाबेस का पाथ कैसे लिखना, तो डेटाबेस का पाथ लिखने का भी अलग अलग डेटाबेस का अलग अलग तरीका। ओरेकल का कर रहे तो अलग तरीका है हमारे पास, माई एसक्यूएल का कर रहे तो अलग तरीका। अगर हम ओरेकल के पाथ की बात करते हैं तो गेट कनेक्शन के अंदर ओरेकल में इस तरीके से पाथ लिखा जाता है। ओरेकल जो है 1521 नंबर पोर्ट पे चलती है। तो जेडीबीसी लिखेंगे हम सबसे पहले, फिर कोलन लगाएंगे, फिर ओरेकल लिखेंगे, फिर कोलन लगाएंगे, ड्राइवर का नाम लिखेंगे। ड्राइवर का नाम हम थिन ड्राइवर यूज कर रहे हैं। ठीक है, फिर से कोलन लगाएंगे, एट लिखेंगे, जो हमारे पास आईपी एड्रेस है जहां पे हमारे पास डेटाबेस है वो लिखेंगे। अगर सेम सिस्टम पे ही है तो लोकल होस्ट लिख देंगे या जो भी आईपी है। फिर पोर्ट नंबर ओरेकल 1521 पे चलता है। डेटाबेस का नाम लिखेंगे, डेटाबेस का नाम, और फिर उस डेटाबेस में एंटर करने के लिए क्या आईडी होगी, क्या पासवर्ड होगा, वो हमें मेंशन करना पड़ेगा। सेम चीज अगर आपको माई एसक्यूएल में करनी है तो माई एसक्यूएल में गेट कनेक्शन ऐसे काम करेगा। बाकी ये तो सब ऐसे ही लिख देंगे। गेट कनेक्शन के अंदर जो हमारे पास स्ट्रिंग यूआरएल हमें पास करना, वो कैसे लिखा जाएगा। हमारे पास यहाँ पे हम जेडीबीसी जैसे यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे भी लिखेंगे जेडीबीसी, कोलन लगाएंगे। वहां पर हमारे पास ओरेकल था, यहाँ पे माई एसक्यूएल हो जाएगा, माई एसक्यूएल लिखेंगे। ठीक है, फिर कोलन लगाएंगे, और यहाँ पर जो है फिर हम अपना जो है वो लिखेंगे। ये लोकल होस्ट है तो स्लैश लगा के इसमें लिखेंगे, डबल स्लैश से लोकल होस्ट। ठीक है, और लोकल होस्ट के बाद आई वो लिखेंगे कोलन लगा के, जो पोर्ट नंबर है इसका 1521 है, और माई एसक्यूएल का होता है 3306 पोर्ट नंबर। ठीक है, फिर स्लैश लगाएंगे, फिर डेटाबेस का नाम, फिर आईडी और पासवर्ड। इस तरह से हम यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर हमने ये लाइन हमारी एग्जीक्यूट होगी, हम कनेक्शन को देख लेंगे कि हमारे पास कनेक्शन बन गया है नहीं बन गया। कनेक्शन को ओपन करके तो हमें पता चल जाएगा हमारे पास कनेक्शन क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो कोई भी काम करने से पहले तो कनेक्शन बनाना जरूरी है। तो ये लाइन हमारे पास सबसे मेन इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि ड्राइवर मैनेजर वाली यही, क्योंकि पहली वाली तो ऑप्शनल है, वो तो ये वाली लाइन हमारे पास मैंडेटरी लाइन है। तो ये हमारे पास कनेक्शन को क्रिएट करती है, डेटाबेस से कनेक्ट करने का मेन काम इसी लाइन का है। नोट कर लो इसको।
देखो भी सर बच्चों एक बार बैक कर दो प्लीज। back कर देते हैं। हो गया सर, थैंक यू। चलो, अब देखो हमें यहाँ पर ये क्रिएट कर लेते हैं। क्या लिखना है हमें? कनेक्शन, ठीक है। और कनेक्शन कौन, हमने ऑब्जेक्ट ले लिया इसका, और यहाँ पे ड्राइवर मैनेजर क्लास, उसका मेथड है गेट कनेक्शन। MySQL से कर रहे तो इन्वर्टेड कोमाज में लिखेंगे JDBC कोलन MySQL कोलन /लोकल होस्ट। बड़ा सिंपल है, ठीक है। लोकल होस्ट लिख दिया और कोलन 3306 इसका पोर्ट नंबर होता है, ठीक है। और फिर डेटाबेस का नाम, डेटाबेस हम 12th CS से कर रहे हैं, यही कर दिया हमने। और आईडी ले ली हमने, आईडी है रूट, और पासवर्ड भी हमारे पास रूट ही है, इसका पासवर्ड भी हमारा रूट है। ये हमारे पास बन गया, ठीक है। अब कनेक्शन को हम ओपन कर देंगे। जब ये हमारे पास हो जाएगा तो कनेक्शन को ओपन कर देते हैं, कौन.ओपन, ठीक है। इसमें हमारे पास कनेक्शन को ओपन, कनेक्शन का कौन.क्लोज तो आ रहा है, ओपन मेथड है नहीं। कनेक्शन ओपन भी तो करना पड़ेगा, तब हमारे पास चलेंगे। ओपन ये खुद ही कर देगा, बस क्लोज ही करना पड़ेगा, बाद में लास्ट में हमें क्लोज कर लेंगे। कौन.क्लोज एक वो लिख लेते हैं, ओपन तो खुद वहां से कर देगा। एक मैसेज प्रिंट करा लेते हैं। अगर हमारे पास कौन के अंदर कुछ वैल्यू आई है, ठीक है, वो कनेक्शन बना दिया उसने, तो ये चल जाएगा। और यहाँ पे हम एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं, system.out.print कनेक्शन क्रिएटेड। देखो कनेक्शन बनाने के लिए तो हमारे पास यही है, जब भी हम कनेक्शन बनाएंगे तो उसको लास्ट में जो है क्लोज भी कर देंगे। अगर नहीं बनेगा तो एक्सेप्शन में हमारे पास कुछ एक्सेप्शन आएगी, वो हमारे पास अगर आई तो वो यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, ठीक है। अभी जब हम इसको रन कराएंगे, देखो यहाँ पे मेनली हमारे पास ये वाली लाइन ही है एक, ठीक है, जो लिखनी। बाकी तो ये तो क्लोज करना, ये लास्ट स्टेप होता है, जब अपना सब काम कर लेते हैं तो क्लोज कर दो। हमने एक मैसेज लिख दिया कनेक्शन क्रिएटेड, ये लाइन चल जाएगी तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, हमें पता चल जाएगा कि कनेक्शन बन गया। लेकिन अभी जब हम चलाएंगे तो हमारा कनेक्शन अभी नहीं बन पाएगा सही से। क्यों नहीं? अब देखो, जैसे हम इसको पहले क्लीन एंड बिल्ड कर लेते हैं। यहाँ से हमने अभी ड्राइवर का यहाँ पे तो लिख दिया ड्राइवर, लेकिन आपको कल बताया था ड्राइवर के लिए हमें जार फाइल डाउनलोड करनी पड़ती है, और जार फाइल को फिर यहाँ से लिंक करना पड़ता है, तब हमारे पास ड्राइवर मिलेगा। जब तक ड्राइवर नहीं होगा तो कनेक्शन कैसे बनेगा, काम नहीं करेगा। अब देखो हम इसको यहाँ से रन करते हैं, अब ये एग्जीक्यूट हो रहा,
तो देखो जब ये बिल्ड तो सक्सेस हो गया, लेकिन उससे ऊपर आप देखेंगे ये एरर आई है, java.lang.class not found exception com.mysql.jdbc.driver, यानी इस वाली लाइन में आपको एरर मिल गई, उसको ये ड्राइवर क्लास ही नहीं मिली, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। आप इसको कमेंट भी कर सकते हो क्योंकि भाई ऑप्शनल है, चलो हमने कमेंट कर दिया। तो अब यहाँ पर जो है हमारे पास कनेक्शन, तो यहाँ पे भी ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी हमें। तो जब हम यहाँ पे रन कर रहे हैं तो अब देखो क्या आएगा, नो सुटेबल ड्राइवर फाउंड। ठीक है, ये हमारे पास एक्सेप्शन आ गई, एसक्यूएल एक्सेप्शन। तो गेट कनेक्शन एसक्यूएल एक्सेप्शन थ्रो करता है, फॉर नेम जो है हमारे पास क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन थ्रो करता है। अब ये एक्सेप्शन कैसे हमारे पास सही करी जाएंगी, ड्राइवर कैसे, अब हम यहाँ पर हमने कोड के थ्रू तो कर लिया, लेकिन जो ड्राइवर है वो हम कैसे करेंगे। तो आप जार फाइल डाउनलोड कर लेंगे, कल आपको बताई थी हमने, यहाँ पे डाउनलोड करके कल फोल्डर में रखी थी ये माई एसक्यूएल कनेक्टर। ठीक है, जावा 8.0.28 ये जार फाइल है, ये माई एसक्यूएल कनेक्टर है हमारे पास, इसकी हेल्प से होगा हमारे पास। ये कहाँ होगा आपको बताया था, मैवन के अंदर डिपेंडेंसीज होती है, उसमें जार फाइल लगाई जाती है। तो इस पे राइट क्लिक करेंगे, ऐड डिपेंडेंसी में जाएंगे। ठीक है, ग्रुप का नाम आप कुछ भी लिख दो, मान लिया जार फाइल JR1 कर दिया आपने नाम। ठीक है, जो हमारे पास ये है आर्टिफैक्ट आईडी है, आर्टिफैक्ट आईडी में आप अपने इसका ड्राइवर का नाम लिखेंगे, जो हम ड्राइवर की जार फाइल यूज कर रहे हैं। तो ये हो गया, और इससे वर्जन हटा देंगे, केवल नाम रखेंगे, वर्जन वाला वर्जन में रख देंगे, माइनस यहाँ से हटा देंगे, ये माइनस हटा देते हैं, यहाँ पे 8.0.28 वर्जन है, इसको ऐड करते हैं। तो देखो ये यहाँ पर आ गई हमारे पास। अब ये ऐड तो होगी, लेकिन इसके ऊपर देखो ये येलो कलर का ट्रायंगल बना हुआ, तो इसमें कह रहा मिसिंग मैंडेटरी क्लास पाथ एंट्री, रिजोल्व प्रोजेक्ट प्रॉब्लम। ठीक है, यानी इसको जो है पाथ सेट करना पड़ेगा अभी हमें। ये यहाँ तो आ गई, लेकिन पाथ कैसे करेंगे, तो आप इस पे राइट क्लिक करेंगे, मैन्युअली इंस्टॉल करेंगे आर्टिफैक्ट को। ठीक है, उसके लिए इसको ब्राउज करेंगे यहाँ से, और ब्राउज करने पे जो हमारे पास ये किस फोल्डर में है, वहां से हम एस ड्राइव के अंदर है, ये जावा नाम का फोल्डर है, के नाम के फोल्डर में ये वाले, इसका पाथ यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और इंस्टॉल लोकली कर देंगे। तो जैसे करेंगे तो ये हमारे पास, अब देखो इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें खुल के आ जाएंगी। ठीक है, इसके अंदर यहाँ से आप देखेंगे तो क्लिक करेंगे, ये सारी चीजें जार फाइल के अंदर, इनके अंदर भी बहुत सारी ये सब आ गए। तो इस तरह से जार फाइल जो है ड्राइवर की वो ऐड करी जाती है। अब आप अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, आपका प्रोग्राम बन गया, डेटाबेस से कनेक्टिविटी हो गई है हमारे पास। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे तो देखो ये आ गया कनेक्शन क्रिएटेड लिखा हुआ। ठीक है, तो कनेक्शन हमारे पास यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। इस तरह से हम कनेक्शन क्रिएट करते हैं। अब देखो कनेक्शन तो बन गया, लेकिन हमें उसमें से कुछ डेटा जो है वो हमें देखना, कैसे हम अब क्वेरी चलाएंगे। ठीक है, क्वेरी डेटाबेस पे कैसे चलाएंगे। तो क्वेरी चलाने के लिए हमारे पास अब कौन कौन से स्टेप्स हैं वो थोड़े से और समझने हैं। विकास अपना कैमरा ऑफ कर लो स्क्रीन पे, फिर ये आ जाता है कैमरा ऑन करने पे आधी स्क्रीन पे फिर फोटो आ जाता है। तो देखो भाई हमारे पास यहाँ पर क्या होगा कि हम सबसे पहले अब हमें वो बनानी, क्वेरी एग्जीक्यूट करनी। तो क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए स्टेटमेंट इंटरफेस का हम यूज करते हैं। स्टेटमेंट भी यहाँ पे तीन तरह के होते हैं, एक स्टेटमेंट, एक प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट, एक कॉलेबल स्टेटमेंट। तो सबसे पहले बेसिक टाइप का हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट। ठीक है, उसका हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, वो भी हमारे पास उसमें एक हमारे पास मेथड की हेल्प करें लेंगे हम, क्रिएट स्टेटमेंट नाम का मेथड होगा। ठीक है, कनेक्शन का,
कनेक्शन के अंदर उसकी हेल्प लेंगे और उससे जो है हम जो है उसको करेंगे, कॉल करेंगे और उसका रिटर्न टाइप जो होगा वो स्टेटमेंट होगा। स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बन जाता है, उससे हम क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमारे पास पहला स्टेप था हमारे पास ये ड्राइवर क्लास को रजिस्टर करना। दूसरा स्टेप था हमारे पास कनेक्शन जो है हमारे पास क्रिएट करना। ठीक है, तो तीसरे स्टेप पे जाते हैं हम। तीसरा स्टेप हमारे पास होगा कि हमें जो है स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, क्या करना है हमें? स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट। तो क्रिएट स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट। तो कैसे बनेगा ये? तो देखो इसके लिए हम एक मेथड यूज करते हैं यहाँ पे, क्रिएट स्टेटमेंट। ये क्रिएट स्टेटमेंट मेथड होता है, ये भी हमारे पास एसक्यूएल एक्सेप्शन को थ्रो करता है। इसका जो रिटर्न टाइप होता है वो स्टेटमेंट होता है और ये हमारे पास पब्लिक है। तो क्रिएट की स्पेलिंग ऐसे, क्रिएट स्टेटमेंट। तो जब इसको हमें लिखना तो हम इस तरह से लिखेंगे, जो हमने एक कौन बनाया, ठीक है, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट, उससे इसको कॉल करते हैं क्रिएट स्टेटमेंट को। कौन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, सी स्मॉल में है सब, एस कैपिटल। ठीक है, ये रिटर्न कर रहा है स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे इक्वल टू में स्टेटमेंट उसका ऑब्जेक्ट मान लिया, एसटी कर दिया। तो ये हम लिख देते हैं। ये वाली लाइन आपके लिए ऑप्शनल थी, तो आपको लिखी रहनी है तो लिखे रखो, नहीं लिखनी ना लिखो, मर्जी। तो यहाँ पे हमने बना लिया स्टेटमेंट st इक्वल टू कौन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। ठीक है, ये हमने यहाँ पे बना लिया। अब देखो जो हमारे पास ये स्टेटमेंट बना है, इस st से हम क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। डेटाबेस में जो क्वेरी होती है आपको पता है, DML, DDL, DQL, DCL, TCL, ठीक है, वो हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेरी होंगी, सारी क्वेरी को अगर ब्रॉडली उनकी वर्किंग के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारे पास 4 टाइप से काम करती हैं। एक होता है हमारे पास क्रिएट करना, ये नोट कर लेना भाई, देखो उसको हम बोलते हैं CURT, कर्ड। ठीक है, सी का मतलब होता है यहाँ पे क्रिएट करना। क्रिएट के अंदर हो जाती है हमारी, जैसे हमें इंसर्ट करनी हो कोई भी चीज, या क्रिएट की कोई क्वेरी हो, डेटाबेस क्रिएट करना हो, टेबल क्रिएट करनी हो, अपडेट करना हो आपको, अपडेट तो अलग ही आ जाएगी। ठीक है, तो क्रिएट कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो इंसर्ट करना या क्रिएट करना। यू का मतलब हो जाता है अपडेट करना। ठीक है, आर का मतलब होता है रिट्रीव करना, रिट्रीव मतलब सेलेक्ट करना, और डी का मतलब होता है डिलीट करना। डिलीट में हमारे पास डिलीट की क्वेरी होती है और ड्रॉप की क्वेरी होती है, या टर्नकेट की क्वेरी होती है। ठीक है, ये क्वेरी होती है। अपडेट में हमारे पास अपडेट की क्वेरी होती है, बाकी यही क्वेरी होती है नॉर्मली। फिर सेलेक्ट के साथ सब ऑपरेटर वगैरह सारी चीजें सेलेक्ट में यूज होती है। देखो अगर आप CU या D चलाएंगे तो डेटाबेस में कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे आपके, लेकिन R चलाएंगे तो डेटाबेस में कुछ चेंजेस नहीं होंगे, बट डेटा को निकाल कर लाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो क्वेरी को 2 तरीके से एग्जीक्यूट करता है। एक तो डेटाबेस में चेंजेस होंगे, एक में डेटाबेस में कुछ चेंजेस नहीं, यानी सेलेक्ट की क्वेरी अलग तरीके से चलेगी, बाकी सारी क्वेरी अलग तरीके से चलेंगी। ठीक है, मतलब 2 मेथड हम यूज करेंगे स्टेटमेंट के यहाँ पर। एक मेथड का नाम है एग्जीक्यूट क्वेरी, ये वाला जो मेथड है ये सेलेक्ट के लिए यूज होगा, एग्जीक्यूट क्वेरी। और एक मेथड होता है एग्जीक्यूट अपडेट। तो बाकी हमें कोई भी क्वेरी चलानी, सी की, यू की, डी की, वो सारी क्वेरी एग्जीक्यूट अपडेट से चलेंगी।
डेटाबेस में जब चेंजेस होंगे। जो हमारे पास सेलेक्ट की क्वेरी होगी वो एग्जीक्यूट क्वेरी से चलेगी। तो ये दो मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे। st से ये कॉल होंगे, st डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी या st डॉट एग्जीक्यूट अपडेट। इनका पैरामीटर स्ट्रिंग में ही है। बेसिकली इसमें जो क्वेरी होती है, जो डेटाबेस की क्वेरी, वो हमें लिखनी होती है। नोट कर लो इसको। सर पासवर्ड तो रूट ही है, पर ये एरर आ रहा है, अनेबल टू लोड जेडीबीसी ड्राइवर्स कॉम डॉट माई एसक्यूएल डॉट सीजे डॉट डीबीसी ड्राइवर्स। अच्छा, तो ड्राइवर नीड डाला तुमने? हाँ ड्राइवर ने डाला है सर। तो अभी सर्विस में ही गए ना तुम? खाली अभी तो तुमने फाइल ही नहीं बनाई होगी ड्राइवर तो की, तो बाद में जरूरत है। नहीं नहीं सर, सर्विसेज में जाके कनेक्ट कर रहा हूँ ना डायरेक्ट। हाँ, डायरेक्ट कर रहे हो। हाँ हाँ। हाँ, तो डायरेक्ट करने में तो जब तक फाइल, वो तो प्रोजेक्ट बनाने में जरूरत है उसकी। तो वैसे तो डायरेक्ट तो आप कर दो। क्या एरर आ रही है अभी देख लेंगे क्लास के बाद, स्क्रीन वो करना से है। ठीक है सर, ठीक है, ओके। चलो, अब देखो हम यहाँ पर करते हैं। क्या करेंगे हम यहाँ पे? st को हम कॉल कराते हैं बेसिकली। st से एग्जीक्यूट को, एग्जीक्यूट अपडेट ले ले, क्वेरी ले लेते हैं पहले, QUERY क्वेरी, ठीक है। या एग्जीक्यूट अपडेट का सीख लेते हैं पहले उसको। एग्जीक्यूट अपडेट हम इस अपनी टेबल के अंदर जो है, डेटाबेस जो हमने 12th CS बनाया उसमें हम कुछ डेटा एंटर करेंगे, क्वेरी चलाएंगे। पहले हम ये देख लेते हैं उस टेबल के अंदर कि उसमें कौन सी टेबल है और उसके अंदर कौन कौन से कॉलम है। तो यहाँ से हमने यूज 12th CS, ठीक है, और 100 टेबल्स। इसमें एक स्टूडेंट नाम की टेबल है। सेलेक्ट स्टार या डिस्क्राइब ये कर देते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। तो इसमें देखो अभी हमारे पास ये 5 एंट्री है। तो हम यहाँ पे कुछ एंट्री करेंगे, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, DOB ये है। तो यहाँ पे इंसर्ट की क्वेरी चला देते हैं, इंसर्ट इनटू, ठीक है। टेबल का नाम है हमारे पास स्टूडेंट्स, ठीक है। वैल्यूज लिख देते हैं। वैल्यूज हम पहले रोल नंबर है, रोल नंबर इसमें 5 तक लिखे हुए हैं तो हम 6 से कर देते हैं। नाम, मार्क्स, रोल नंबर हो गया 6, इंसर्ट का बटन दबाएगा, रोल नंबर हो गया हमारा 6, ठीक है, कोमा। फिर हमारे पास है यहाँ पर नाम, नाम लिख दिया हमने विकास। फिर हमारे पास है उसके बाद क्लास है, मार्क्स है और फिर डेट ऑफ बर्थ है। मार्क्स को नंबर में लिख देते हैं 55, कोमा। यहाँ पे हम डाल देते हैं डेट ऑफ बर्थ 2001 4 5, ठीक है। ये हमने कर दिया इस तरह।
तो ये हमारे पास क्वेरी होगी, ब्रैकेट कर देते हैं इसका। जब अगर ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाती है, एग्जीक्यूट होने के बाद ये जितनी रो इंसर्ट करेगी उतने वैल्यू हमारे पास इंटीजर में एक दे देगी। तो हमारे लिए इंटीजर में आई ले लिया, वो रख लिया, एक वैल्यू आएगी। बाय डिफॉल्ट ये 0 होती है, अगर 0 नहीं है हम यहाँ पे चेक कर लेंगे, अगर आई की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब डेटा इंसर्ट हो गया हमारे पास। तो यहाँ पर हम मैसेज डाल देंगे कि डेटा इंसर्टेड, डेटा इंसर्टेड, और अदरवाइज में जो है डेटा नॉट इंसर्टेड, एल्स कर देंगे डेटा नॉट इंसर्टेड। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये काम करेगा। अब इसको रन करा लेते हैं। तो देखो मैसेज आया हमारे पास, डेटा इंसर्टेड है ये, ठीक है। अब आप यहाँ पर भी देखोगे, अगर इस क्वेरी को दोबारा चलाओगे तो 6 नंबर, विकास 55 और ये सब हमारे पास इंसर्ट हो गई है। इस तरह से हम डेटाबेस में अपनी जावा से जेडीबीसी के थ्रू डेटा इंसर्ट करा सकते हैं। अब डेटा को, ये तो हो गया इंसर्ट कराना, अगर डेटा को रिट्रीव करना है, ठीक है, वहां से, तो रिट्रीव करने के लिए आपको मेथड बताया है एग्जीक्यूट क्वेरी नाम का। तो इसको हम कमेंट कर देते हैं अभी, यहाँ से यहाँ तक का कोड ये कमेंट कर दिया, और यहाँ पर हम st.execute क्वेरी यूज करेंगे। ठीक है, इसके अंदर क्वेरी डाल देंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, जो भी क्वेरी हमें लिखनी है। अब देखो जो वो डेटा, जो एक टेबल आएगी, मतलब पूरी की पूरी टेबल हमारे पास, ये जो डेटा है टेबल का, ये हमारे पास यहाँ पे एप्लीकेशन में आ जाएगा। अब वो सारा डेटा रखेंगे कहाँ हम, कैसे उसको डिस्प्ले कराएंगे, तो उसको रखने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक इंटरफेस होता है जो डेटा को स्टोर करता है, उसका नाम है रिजल्ट सेट। इसका एक रेफरेंस बना लिया, ऑब्जेक्ट बना लिया, उसमें इस डेटा को स्टोर कर देंगे। ठीक है, इस ये रिजल्ट सेट इटरेबल होता है, इसमें एक एक करके हम 1 बाई 1 रो को प्रिंट करा सकते हैं। जैसे आपको वो पढ़ाया था मैंने स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग बिल्डर और टोकनाइजर पढ़ाए थे कि टोकन चले जाते हैं, एक एक करके हम निकाल लेते हैं। सेम जैसे टोकनाइजर में काम होता था, ऐसे इसमें आप एक एक करके, इसके अंदर भी हमारे पास नेक्स्ट नाम का एक मेथड होता है जो चेक करता है कि रिजल्ट सेट में कोई रो है या नहीं। नेक्स्ट हमारे पास ट्रू देगा अगर उसमें रो होगी, अगर नहीं है तो फॉल्स दे देगा, और हमारे पास ये बंद हो जाएगा लूप। हम यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे, अगर हमारे पास कोई रो है तो उस रो के जो एलिमेंट है वो हम प्रिंट करा लेंगे। तो रिजल्ट सेट में 2 मेथड होते हैं इसमें, और एक होता है गेट इंट, एक होता है गेट स्ट्रिंग। इंट जो है इंटीजर टाइप की वैल्यू के लिए यूज करेंगे हम, स्ट्रिंग वाला जो है स्ट्रिंग की। यहाँ पे देखो इतने सारे हैं, अलग अलग टाइप की वैल्यू के लिए है ये मेथड गेट करने के लिए डेटा को। तो हम यहाँ पे गेट कर लेते हैं। पहला हमारे पास रोल नंबर है तो इंटीजर में होगा, तो गेट इंट, या तो यहाँ पे कॉलम का नाम लिख दो या 1 लिख दो, 1 मतलब पहला कॉलम, ठीक है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, स्पेस देके दूसरा कॉलम प्रिंट करा देंगे, उसको लिख दिया हमने rs.get, दूसरे में नाम लिखा हुआ था तो स्ट्रिंग में कर दिया, तीसरे में मार्क्स है तो मार्क्स को फिर इंटीजर में ले लिया हमने, तो rs.getInt, यहाँ पे 3 नंबर कर दिया, और फिर चौथा जो है हमारे पास उसमें डेट है तो वो भी rs.getString में कर दी, 4 नंबर को। तो इस तरह से हम यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, जब तक हमारे पास डेटा होगा वो यहाँ पे हर रो बाई रो प्रिंट होता रहेगा। जितना हमें प्रिंट कराना उतना अपने अकॉर्डिंग चेंज करके इसको मैनेज कर सकते हैं। अब देखो रन करा लेते हैं, तो 6 की 6 रो थी जो हमारी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी।
तो देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं आउटपुट में, ये हमारे पास आउटपुट आ गया है 1 रमेश 25 और ये लेके 6 विकास 55 तक के। ठीक है, तो इस तरह से हम डेटा को रिट्रीव, कोई भी क्वेरी हमें चलानी, सेलेक्ट वाले के लिए ये यूज करेंगे, बाकी क्वेरी के लिए हम एग्जीक्यूट अपडेट यूज करेंगे। ठीक है, लास्ट में फिर हम कनेक्शन को क्लोज कर देते हैं। कनेक्शन क्लोज करना भी जावा 7 के बाद ऑप्शनल हो गया है, वो अपने आप भी कर देता है। ठीक है, वैसे हमें मैन्युअली कर देना चाहिए कनेक्शन भी क्लोज। ठीक है, तो ये हमारे पास JDBC का कॉन्सेप्ट होता है, किस तरह से ये काम करता है। हमने प्रोग्राम बना लिया, कोई भी क्वेरी चलाओ, SQL की क्वेरी, हर तरह का प्रोग्राम इसमें बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमें बेसिकली ये समझना कि ये जो स्टेटमेंट वाला हमने ये लिखा है ये, ठीक है, ये स्टेटमेंट है, एक प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट होता है, कॉलेबल स्टेटमेंट, उनमें क्या डिफरेंस है, कौन सा हम कब यूज करते हैं। ठीक है, थोड़े से कुछ और मेथड से पढ़ेंगे, तो वो हम कल पढ़ेंगे। आपने सबने इंस्टॉल कर लिया हो तो ये प्रैक्टिस करके आपको इसको बनाना है प्रोग्राम। अगर प्रोग्राम बनाओगे तो आपको याद हो जाएंगी चीजें, कोई मुश्किल नहीं है। देखो हमारे पास लाइन, इसमें 3 ही लाइन मेनली यूज हो रही है, कि ये वाली लाइन काम कर रही, ये तो अब आपके पास ऑप्शनल होगी, दूसरी ये वाली लाइन है, और तीसरी हमारे पास ये लाइन है। 3 लाइन में काम खत्म है हमारे पास। तो 3 स्टेप ही करने, कनेक्शन क्रिएट करना, स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाना, क्वेरी एग्जीक्यूट करना। ठीक है, तो या तो हम एग्जीक्यूट अपडेट से करेंगे या एग्जीक्यूट क्वेरी से कर लेंगे अपडेट। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास डेटाबेस कनेक्शन, बस सेटअप करना होता है। इसमें सेटअप कैसे करना, जार फाइल को कैसे यूज करना, वो थोड़ा सा एक बार हो जाए, फिर आप बस करते रहो, वो तो 1 टाइम का काम है। अब इस JDBC 1 के अंदर आप कितने भी प्रोग्राम बनाओ, कितनों में भी डेटाबेस की कनेक्टिविटी करो, कहीं भी कुछ नहीं करना, बस ये लिखने सब में वो पाथ वगैरह, यहाँ पे डिपेंडेंसी करने पे वो अपने आप ऑटोमेटिक हो गया, वो पूरे प्रोजेक्ट में काम करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम करेंगे। किसी को कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, बाकी फिर नहीं तो कल समझते हैं। हाँ भाई।